Hello everyone, good evening. Welcome back to our YouTube channel One Stop NEET. This is your चैताली मैम। तो आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है नीट 2024 के लिए। और उसी नीट 2024 की रिवीजन सीरीज़ के लिए आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज़ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम को ना, इस पूरे चैप्टर को हम 4 पोर्शंस में स्टडी करते हैं। बेसिकली आप 2 में करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। पर मेरे हिसाब से आपके इसके ऊपर जो क्वेश्चन है ना, हमेशा ऑलवेज नीट में 2 क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम द इक्विलिब्रियम चैप्टर। एक होता है केमिकल से, दूसरा होता है आयनिक से। बट इस बार प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ऑन द बेसिस की, क्योंकि आपके कुछ चैप्टर्स हट गए हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2 से 3 क्वेश्चन होंगे इक्विलिब्रियम पर। और इसीलिए इस इक्विलिब्रियम चैप्टर को मैंने 4 पोर्शंस में डिवाइड किया है। तो आज हम जनरल जो डिस्कशन है वो पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इस टॉपिक के बाद, इस वीडियो के बाद आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगी कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। अगर मैं बात करूँ कि व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम आपके दिमाग में क्या आता है? इक्विलिब्रियम, इक्वल, कोई भी चीज़ ऐसी है जो इक्वल है। तो यहाँ पर क्या है? इक्विलिब्रियम बेसिकली एक, हम कह सकते हैं, इट इज़ अ बैलेंस। इक्विलिब्रियम आप किसको कहते हैं? बैलेंस को। किस चीज़ का बैलेंस? बैलेंस इक्विलिब्रियम। तो आपने कभी भी, सभी ने वेइंग स्केल देखा होगा। वेइंग स्केल कब हम देखते हैं कि कोई चीज़ को मेजर करना हो तो आप उसमें इक्विवेलेंट वेट या वज़न रखते हैं, करेक्ट। यहाँ पर आप इक्विवेलेंट कुछ वेट रखते हैं और यहाँ पे जिस सब्सटेंस को आपको वे करना है उसको वे करते हैं, ताकि कितना अमाउंट है पता चलता है। और जैसे ही हमारा बैलेंस 0 दिखाता है तो आपको पता चल जाता है कि जो भी सब्सटेंस आपने रखा है उसका वेट क्या है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे दोनों वेट्स हैं वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब इक्वल वेट्स में है, तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। बैलेंस किसका? बैलेंस ऑफ फोर्सेस। अब फोर्सेस मतलब मैम ये तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को आप केमिस्ट्री में ला रहे हैं, ऐसा नहीं। बैलेंस ऑफ फोर्सेस मतलब हम बात करते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री में कि कोई भी रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किस में? प्रोडक्ट में। यही होती है हमारी रिएक्शन। आप क्या कहते हैं, किसी भी रिएक्शन में 2 स्पीशीज़ होती हैं। एक होती है रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं, और दूसरा होता है वही जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो 2 रिएक्टिंग स्पीशीज़ होती है हमारी किसी भी रिएक्शन में। इसका मतलब कुछ ना कुछ फोर्स इनके ऊपर एक्ट कर रहा है। तो सबसे पहला फैक्टर हमने देखा था थर्मोडायनेमिक्स में, क्या? कोई हीट एनर्जी इन्वॉल्वमेंट। थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है हीट और एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट किसी भी रिएक्शन को होने में। साथ ही साथ आपको ये पता चलता है कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। दूसरा आपको पता चलता है कि वो रिएक्शन कहाँ तक पहुँची है, द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। और वो एक्सटेंट मतलब ये रिएक्शन कहाँ तक पहुँची है, कंप्लीट हो गई है, नहीं हुई है, अभी अभी स्टार्ट हुई है, ये आपको किससे पता चलेगा? फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। और तीसरा होता है स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन, कि वो रिएक्शन किस स्पीड से आगे बढ़ रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हम उसे कैसे देख सकते हैं? तो वो आप पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, दैट इज़ रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो केमिकल इक्विलिब्रियम हमें क्या बताएगा कि वो रिएक्शन किस पर्टिकुलर टाइम पे, किस कंटेक्स्ट में या किस एक्सटेंट तक पहुंची, वो रिएक्शन स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इक्विलिब्रियम के लिए हमेशा होती है क्या? आप इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं कब? जब कोई रिएक्शन हो रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? जो रिएक्शन आगे जा रही है वही सेम रिएक्शन पीछे भी जा सकती है। इसका मतलब हम यहाँ पर 2 टर्म का यूज़ करते हैं। एक, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है तो उसको आप कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे बढ़ रही है रिएक्शन। हमें क्या चाहिए था? रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसे आप कहते हैं फॉरवर्ड। और अगर वही प्रोडक्ट बहुत सारा बन गया, प्रोडक्ट पूरा हो गया, अब वही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बनने जा रहा है, तो उसको आप कहेंगे क्या? बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि रिएक्शन पीछे की डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो यहाँ पर 2 टाइप की डायरेक्शन हो गई, एक हो गई फॉरवर्ड, दूसरी हो गई बैकवर्ड। ठीक है। अब हम कहते हैं इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शंस में देखते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाए,
इक्वल हो जाए। तो इक्विलिब्रियम का सबसे पहला रूल कि रिएक्शन रिवर्सिबल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हाँ, इक्विलिब्रियम मीन्स इक्वल, तो जिस रेट से आगे बढ़ रही है उसी रेट से पीछे भी जाना चाहिए। दूसरा, इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज सिस्टम में होगा। क्यों क्लोज सिस्टम में होगा? क्योंकि क्लोज सिस्टम में मास का चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए क्लोज सिस्टम इज़ नेसेसरी। तीसरा, डायनामिक इन नेचर। डायनामिक का मतलब क्या है? यहाँ पर कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ आयंस हो रहा है। मतलब अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन रहा है तो इसका मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं टू मेक अ प्रोडक्ट। और वैसे ही प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं टूट रहे होंगे टू मेक अ रिएक्टेंट। इसका मतलब मूवमेंट इज़ नेसेसरी। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है? डायनामिक इन नेचर होता है। क्यों? क्योंकि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं। और फोर्थ पॉइंट है ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ रिमेन कांस्टेंट। मेजरेबल क्वांटिटीज़ मतलब आपके ऐसी क्वांटिटीज़ जो आप मेजर कर सकते हैं, जैसे प्रेशर आप मेजर कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन आप मेजर कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट होती है। और इसीलिए हम इक्विलिब्रियम के अंदर किन का यूज़ करते हैं? एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन या फिर प्रेशर, इनको कहा जाता है एक्टिव मासेस। क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड के एक बहुत अच्छे से एग्जांपल समझो कि एक स्प्रिंग है हमारे पास, करेक्ट? स्प्रिंग सभी ने देखी है। उस स्प्रिंग को अगर मैं प्रेस करूं, उसके ऊपर मैं कोई फोर्स लगाऊं, इसका मतलब यहाँ पे था मेरा रिएक्टेंट और ये है मेरा क्या? इस स्प्रिंग को मैंने किया, फोर्स लगाया, ये रिएक्टेंट है। क्या यहाँ पर ये स्प्रिंग जैसे ही मैंने फोर्स लगाया तो ये एकदम छोटी छोटी हो जाएगी और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रही होगी, ठीक है? ये बन गया। और जैसे ही मैंने ये फोर्स रिलीज़ किया, जैसे ही मैंने ये फोर्स रिलीज़ किया तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये स्प्रिंग वापस अपने ओरिजिनल शेप में जाने की कोशिश करेगी जैसे ही फोर्स रिलीज़ किया? तो यही होती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन। जैसे ही आपने कंप्रेशन किया तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉरवर्ड रिएक्शन। और जैसे ही आपने छोड़ दिया, फोर्स छोड़ दिया, तो ये क्या हुआ? अगेन ओरिजिनल पहले वाले इनिशियल स्टेट में जा रही है, तो इसीलिए इसको हमने कहा क्या? बैकवर्ड रिएक्शन। अब आते हैं हम कि इक्विलिब्रियम हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपने देख लिया रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये सारा तो आपने देख लिया। अगर अब मैं बात करूं कि हम इक्विलिब्रियम कैसे स्टडी करते हैं, तो सबसे पहला आपके लिए क्या होना चाहिए? अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन और टाइम की बात करूं, कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ की बात करूं, तो कैसे देखेंगे आप? अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इमेजिन करते जाइए मेरे साथ, स्प्रिंग है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब आप प्रेशर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन था वो कम हो गया। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई रिएक्शन जा रही है तो रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट का टाइम के साथ में क्या होगा? कम होते जाएगा। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आपका बढ़ता जाएगा, करेक्ट? वैसे ही अगर बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूं कि मैं ये जो प्रोडक्ट था इसको छोड़ दूं, तो ये हमारा वाइट रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट और ब्लू रिप्रेजेंट्स क्या? रिएक्टेंट। अगर मैं बैकवर्ड की बात कर रही हूँ तो क्या होगा? अब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम, जो प्रोडक्ट था अब उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाए। तो अगर हम उसकी बात करें फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा। और साथ में अगर रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट इंक्रीज़ होता जाएगा। क्यों इंक्रीज़ होगा? क्योंकि अब तो डायरेक्शन रिवर्स हो गया है ना। तो इक्विलिब्रियम कब होता है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों ही इक्वल हो। इसका मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा था? रिएक्टेंट डिक्रीज़ हो रहा था, तो ये रिएक्टेंट कम हो गया और आगे जाके एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट भी इक्विलिब्रियम पे जाकर एक स्ट्रेट लाइन बना दे रहा है। तो एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन
क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, एकदम सेम हो जाए, उस पर्टिकुलर टाइम को ही हम कहते हैं क्या, इक्विलिब्रियम। उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें मिल गया इक्विलिब्रियम। तो अगर इक्विलिब्रियम का किसी भी रिएक्शन का ग्राफ लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, हेबर्स प्रोसेस, 2N2 + H2 गिव्स NH3। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन, हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले रिएक्शन देखो और उसको बैलेंस करो। क्या यहाँ पर ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं। नाइट्रोजन तो बैलेंस है पर हाइड्रोजन तो बैलेंस नहीं है, इसका मतलब मुझे 3H2 लिखना है। ठीक है, अगर मैं अब आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम ग्राफ बनाने को बोलूँ तो आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारे दोनों हैं, क्या ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें 3 अलग अलग ग्राफ लाइंस बनानी पड़ेगी। एक होगा नाइट्रोजन का, दूसरा होगा हाइड्रोजन का और तीसरा होगा अमोनिया का। ठीक है, अमोनिया क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है? तो सबसे पहले हम आते हैं किसमें, नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन कैसा बनेगा ग्राफ? नाइट्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कम होते जा रहा है, रिएक्टेंट है ये नाइट्रोजन। ओके, देन दूसरा है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट है, क्या वो भी कम होता जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? हाँ जी, कम होता जाएगा। और तीसरा है हमारे पास में अमोनिया। अमोनिया तो प्रोडक्ट है, इसका मतलब वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने ग्राफ बनाया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों मैंने N2 का ग्राफ नीचे बनाया, H2 का ग्राफ ऊपर बनाया और अमोनिया वाला जो है हमारा 2 NH3 वो बीच में बनाया, क्यों ऐसा बनाया? क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन आया? तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्टोइचियोमेट्री। ये देखिए, क्या कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है, और क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हमें किससे पता चल रहे हैं, स्टोइचियोमेट्री से। तो हाइड्रोजन की स्टोइचियोमेट्री सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा। उसके बाद नाइट्रोजन का कम होगा, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की स्टोइचियोमेट्री है 1, तो इसका मतलब ये है हमारा नाइट्रोजन। और सबसे लास्ट में अमोनिया पर, क्योंकि अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इन द मिडिल, तो इसीलिए उसकी ग्राफ लाइन हमारी मिडिल में आ रही है। तो आई होप कि ये तो क्लियर हो गया। अगर आपके पास कोई भी ग्राफ आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम तो आप बना सकते हैं, राइट। अब आते हैं दूसरा, होमोजीनियस एंड हीट्रोजीनियस सिस्टम पर। नाम तो समझ में आ रहा होगा। होमोजीनियस का मतलब क्या, इसका मतलब एक जैसे, सेम, और हीट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट। तो इसका मतलब क्या है, होमोजीनियस एंड हीट्रोजीनियस, क्यों हम यहाँ पर होमोजीनियस और डिफरेंट हीट्रोजीनियस की बात कर रहे हैं? तो अगर किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट हैं उनका जो फेज़ है, मतलब या तो वो गैस में है, लिक्विड में है, सॉलिड में है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही हमारे सेम फेज़ में हैं, तो उसे हम कहते हैं होमोजीनियस। और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे सेम फेज़ में नहीं हैं, अलग अलग फेज़ में, जैसे सॉलिड में है रिएक्टेंट, लिक्विड में है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस में बन रहा है, तो उसे हम कहते हैं हीट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैंने क्या कहा था कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम पर मेजरेबल क्वांटिटीज़ कांस्टेंट होती है। तो किसी भी रिएक्शन का अगर आपको इक्विलिब्रियम लिखना है तो आप सिर्फ किसको कंसिडर करेंगे, जो भी गैशियस हो, गैशियस फेज़ में हो या एक्वस फेज़ में हो, उन्हीं को कंसिडर करेंगे। अगर कोई भी रिएक्टेंट सॉलिड फेज़ में है या लिक्विड फेज़ में है तो उनका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होता है, इसीलिए हम उनको इक्विलिब्रियम इक्वेशन में कंसिडर नहीं करते हैं। तो सबसे पहला रूल था रिवर्सिबल, दूसरा रूल आया गैशियस या एक्वस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखने हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं किस पर, कि हमें किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैसे लिखेंगे। इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले आपने देखा क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। अगर रेट की बात करूँ तो क्या होगा, KF। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या बन रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट को आप क्या लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर उसकी स्टोइचियोमेट्री मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट और उसकी पावर स्टोइचियोमेट्री,
ठीक है। बैकवर्ड रिएक्शन, अब बैकवर्ड रिएक्शन में क्या बन रहा है, क्या हमारा रिएक्टेंट बन रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन किसका लेंगे, रिएक्टेंट का। सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्री, ये तो आप सभी को पता है। पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन आप कैसे लिखते हैं, हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और क्यों ऐसा लिखते हैं, क्योंकि के इक्विलिब्रियम पर हम क्या है, के एफ अपॉन के बी लेते हैं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो रेट है हमारा, उस पे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन यहाँ लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, सी देन डी डिवाइडेड बाय ए एंड बी। तो ये हो गई हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब मैंने कहा कि हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन किसी भी चीज़ के लिए ले सकते हैं जो कांस्टेंट होती है। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिख रहे हैं तो के की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में लिख रहे हैं इसलिए के सी। अगर आप किसी गैशियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लेते हैं उनका पार्शियल प्रेशर। सेम फॉर्मूला सेम है, पार्शियल प्रेशर। तो के पी में कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट का प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का प्रेशर और टू द पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्री, जो भी होगा सेम प्रोसेस है। पर इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, क्या, के सी इज इक्वल टू के पी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। क्यों डेल्टा एन जी, क्योंकि हम पार्शियल प्रेशर हमेशा किसके लिए देखते हैं, फॉर द गैशियस स्पीशीज़। तो इसलिए हम यहाँ पर जो डेल्टा एन जी है, डेल्टा एन जी मतलब नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, और डेल्टा एन जी आप कैसे निकालेंगे, जो भी गैशियस प्रोडक्ट हैं, टोटल गैशियस प्रोडक्ट माइनस गैशियस रिएक्टेंट, उससे आप इन दोनों के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है वो आता है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी। केसी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ लिया, अब विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन हम लिख रहे हैं इसलिए उसको केसी कहा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किसी भी एक टेम्परेचर के लिए ये हमेशा कांस्टेंट होगा। आप अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होगा, ठीक है। दूसरा है फॉर, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ए से बी जा रहे हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, के। फिर अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस रिएक्शन को आपने रिवर्स कर दिया तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 1/k। ऐसा सेम हमने एंथैल्पी में भी पढ़ा था कि अगर आप रिएक्शन में जा रहे हैं आगे तो वो है, अगर पॉजिटिव है एंथैल्पी और रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे तो वो ऑपोजिट हो जाएगी, नेगेटिव हो जाती है। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट, अगर फॉरवर्ड में जा रही है तो के, और उसी को आप रिवर्स कर देंगे तो वो 1/k हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मैंने किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो सपोज करो ए से बी जा रहे हैं और अब उसका रिएक्शन मल्टीपल किया है, रिएक्शन मल्टीपल पूरी इक्वेशन का किया है, तो इसका मतलब अब जो मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा उसकी पावर n लगानी पड़ेगी। जितने से आपने मल्टीप्लाई किया है उस रिएक्शन को, आपको उतने से पावर में लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोर्थ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अगर आप किसी भी दो रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं जो मल्टी स्टेप प्रोसेस में है, अगर आप उन दो रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं तो उनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई K1 इंटू K2 मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स। और नेक्स्ट आता है हम एप्लीकेशन ऑफ केसी। तो मैंने पहले ही सबसे पहले बताया था कि हम इक्विलिब्रियम क्यों पढ़ रहे हैं, हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं कि वो रिएक्शन कहाँ तक पहुँची है, उसका एक्सटेंट क्या है, वो जानने के लिए। तो अगर केसी ज़्यादा है तो क्या मैं कहूँ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ज़्यादा है ना। केसी ज़्यादा क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला था, केसी इज इक्वल टू KF अपॉन KB, ठीक है। अगर मैं कहूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ज़्यादा, इसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है ना। क्यों, क्योंकि हम K की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है, प्रोडक्ट ही चाहिए था हमें। और दूसरा, अगर Kc की वैल्यू कम है,
इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन ज़्यादा है, और बैकवर्ड डायरेक्शन ज़्यादा है इसका मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा है। तो रिएक्टेंट ज़्यादा हो गया इसका मतलब क्या वो रिएक्शन शुरू हुई है क्या? वो रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है। तो ये हमें पता चलता है सबसे पहले क्या कि वो रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है, कहाँ पे जा रही है, कौन से डायरेक्शन में चल रही है। तो सबसे पहला, अगर Kc की वैल्यू 10⁻³ से 10⁻³ पर होती है तो इससे हम कहते हैं क्या, इक्विलिब्रियम। पर अगर Kc की वैल्यू इज़ मोर देन 10⁻³, ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो गई है, कंप्लीशन की तरफ जा रही है, ये रिएक्शन कंप्लीट होने जा रही है। और वहीं पर अगर Kc की वैल्यू हो जाए लेस देन 10⁻⁻3, उससे भी कम, इसका मतलब ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारा कि अगर हम इक्विलिब्रियम हम कब निकाल रहे हैं, जब कोई भी रिएक्शन उसके सेंटर में, मतलब फॉरवर्ड भी चल रही है, बैकवर्ड भी चल रही है, और हम नेट देख रहे हैं इक्विलिब्रियम में। पर अगर मुझे इक्विलिब्रियम सेंटर में नहीं देखना है, कहीं और देखना है कि इक्विलिब्रियम, वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है पर किस और डायरेक्शन में, या तो वो इधर हो सकती है या फिर वो इधर हो सकती है, करेक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रही है, अभी हमने देखा। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट बना रही है या रिएक्टेंट बना रही है? तो आप क्या देखते हैं, इसमें आता है हमारा रोल किसका, QC का। तो K कब लिखते हैं, जब वो इक्विलिब्रियम पर हो, सेंटर पर हो, इसका मतलब यहाँ पर QC की वैल्यू ज़्यादा है किससे, इक्वल है किससे, Kc से। इक्विलिब्रियम पर अगर है तो QC और Kc इक्वल है। पर अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इसका मतलब Kc के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो नहीं है वहाँ पर, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हम किसको कैलकुलेट करते हैं, रिएक्शन कोशेंट को। रिएक्शन कोशेंट मतलब अगर मैं यहाँ से पीछे जाऊँ, तो इसका मतलब क्या, QC की वैल्यू कम है, QC इज़ लेस देन Kc, और QC इज़ लेस देन Kc, इसका मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना चाह रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है ना। और वहीं पर अगर मैं बात करूं, इस डायरेक्शन में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम से भी आगे जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या है, QC इज़ मोर देन Kc। अब QC बहुत ज़्यादा है और Kc कम है, इसका मतलब क्या, ये रिएक्शन वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना चाह रही है, रिएक्शन कंप्लीट हो गई थी, अब वो वापस इक्विलिब्रियम की तरफ आना चाह रही है। तो इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या करता है, स्टेबिलिटी बताता है। ये था इक्वल अमाउंट, QC एंड Kc इक्वल, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि QC की वैल्यू कम है और Kc की ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी, इस इक्विलिब्रियम पर जाने की कोशिश करेगी। क्योंकि अब ये इक्विलिब्रियम पर जाने की कोशिश कर रही है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया। और दूसरा डायरेक्शन कि जब QC की वैल्यू ज़्यादा है और Kc की वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन वापस से, ये हमारे पास ऐसी थी, अब ये रिएक्शन वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे जाना चाह रही है, इसीलिए ये रिएक्शन हमारी होगी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू गिब्स फ्री एनर्जी, Kc एंड गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी। तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 और QC को आप किससे लिखते हैं, Kc से। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन बनती है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ RT ln K। और क्योंकि ये नेचुरल लॉगरिथम है और अगर आप इसको लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई RT log ऑफ K। तो ये हमारा पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट हुआ। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखो। सबसे पहला है द इक्वेशन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज इन द रिएक्शन। इक्वेशन में इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का और आपसे पूछा है डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन। तो पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा जी के लिए क्या मुझे log K चाहिए होता है, क्या मुझे log K चाहिए है डेल्टा जी के लिए, तो पहले हम K निकाल लेते हैं। K क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट है C का कॉन्सेंट्रेशन क्या है 10, फिर D का कॉन्सेंट्रेशन क्या है 6, दूसरा A और B,
क्या ऐसे ही हम लिखते हैं? अब क्योंकि कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो k की वैल्यू है 10। डेल्टा जी नॉट अगर आपको निकालना है तो -2.303। आर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कैलोरीज में 2, टेम्परेचर मेंशन है 300 और log k मतलब 10। log 10 की वैल्यू तो हो गई हमारी 1। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, तो ऑलमोस्ट अराउंड 13 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अगर आप इसको पूरी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो 1381 कैलोरीज के अराउंड कुछ आएगा आंसर। बहुत ईजी है कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, N2 gives N2 plus 3H2 gives 2NH3, N2O2 gives 2NO, H2O2 gives H2O। और अब आपसे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। तो सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ना हर बार आपके पास एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो कौन सी इक्वेशन के बारे में पूछा है। आपके पास हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? ये वाली इक्वेशन है जो हमें फोकस करनी है। तो सबसे पहले आते हैं अमोनिया पर। क्या यहाँ पर अमोनिया रिएक्टेंट में है? अब इन तीनों रिएक्शन में देखो अमोनिया कहाँ है? फर्स्ट रिएक्शन में है। फर्स्ट रिएक्शन में पर प्रोडक्ट साइड पे, मुझे कहाँ चाहिए? रिएक्टेंट साइड पे। तो क्या मैं रिएक्शन को रिवर्स कर दूँ? ठीक है, अगर मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो इसका मतलब क्या ये 1/K1 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले को मैंने क्या किया? रिवर्स कर दिया। दूसरा हमें चाहिए क्या? O2। अब O2 आपको कहाँ दिख रहा है? सेकेंड रिएक्शन में भी दिख रहा है और थर्ड में भी दिख रहा है। इसका मतलब आपको इन दोनों रिएक्शन को ऐड करना होगा, है ना। यहाँ पर है 1 और यहाँ पर हाफ। क्या आप दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसका मतलब दोनों को ऐड करते हैं तो रिएक्शन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। तो 2 + 3 को आपने ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा? K2 इंटू K3। ठीक है, ये रिएक्शन तो हो गई। अब दूसरा हमें चाहिए क्या? 2NO तो मुझे मिल रहा है यहाँ से 2NO, पर 3H2O नहीं मिल रहा क्योंकि इस रिएक्शन में मेरे पास 1H2O ही है। तो इसका मतलब 3H2O के लिए क्या मुझे थर्ड रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं थर्ड रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या K3 की पावर में 3 लिख दूँ? अब तीनों रिएक्शंस को मुझे ऐड करना है। अब जब हम तीनों रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। इसका मतलब आपको क्या मिलेगा? K2 इंटू K3 की पावर में 3 एंड डिवाइडेड बाय K1। ये होगा आपका आंसर। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्थ रिएक्शन आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब सेम टॉपिक सेम के ऊपर मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, तो अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको सॉल्व करो। अब मुझे यहाँ पर इसकी न्यूमेरिक वैल्यू बताओ। सेम कॉन्सेप्ट लगाया है पर आपको न्यूमेरिक वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर्स्ट रिएक्शन के लिए गिवन है 8 और दूसरी रिएक्शन का पूछा है, तो ये आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर नीट 2024 उनके साथ भी शेयर करो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इक्विलिब्रियम में ऐसा और भी कोई टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है समझने के लिए या इन द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर ही बनाऊंगी। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।